कमलकांत को याद आया शमशेर राणा के बारे में जो ढेरों बातें उसने पढ़ी सुनी थी। उसमें से एक उसका ज़बरदस्त औरतखोर होना भी था। भास्कर की घबराहट ने उसके दिमाग में एक नए आइडिया को जन्म दे दिया। भास्कर की बातों में मत आना शमशेर राणा, वो बोला। वो लड़की इतनी पानीदार और धड़ल्ले की है कि शिवोली के बूढ़े आदमियों की भी उसे देखकर लार टपकने लगती है और जवान हाय हाय करने लगते हैं। मेरा दावा है, अगर तुम उसे एक बार देख लोगे तुम्हारे भी छक्के छूट जाएंगे। शमशेर राणा की मुस्कुराहट गहरी हो गई, लेकिन अभी भी वो होठों तक सीमित थी। उसके मालिक तुम हो या भास्कर? उसने पूछा। फिर भास्कर के गुस्से से तमतमाए चेहरे पर निगाहें जमा कर बोला, उसे नीचे लाकर मुझे दिखाओ। नहीं, ठहरो, हम सब ऊपर चलते हैं। मैं मेजर से भी मिलना चाहता हूँ। भास्कर आगे बढ़ा और दरवाजे के सामने अड़ गया। वो मेरी बीवी है, उससे दूर ही रहना। तुम एक औरत जैसी मामूली चीज़ की खातिर मुझे यानी शमशेर राणा को चुनौती दे रहे हो? शमशेर राणा के सख्त स्वर में कठोरता थी, ये जानते हुए भी कि मुझे सुनना नहीं सिर्फ कहना पसंद है। मत भूलो, तुम मेरे टुकड़ों पर पलकर बड़े हुए कुत्ते हो। भास्कर, मैं तुम्हें तब भी अपने तलवे चाटने दे सकता हूँ जब तक तुम दूसरों पर भौंकते रहो। आइंदा मेरी तरफ मुंह उठाने की ज़रूरत मत करना। भास्कर का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। कमाल है, कमलकांत जलती आग में पेट्रोल फेंकता हुआ बोला। भास्कर तो कहता है कि तुम में दिमाग ही नहीं है, तुम सिर्फ हथियारों का खेल जानते हो। ये ठीक कहता है, मुझ में दिमाग नहीं है, क्योंकि मैं अपने लिए दूसरों के दिमाग खरीदता हूँ। कई करोड़ों रुपया हाथों से इधर से उधर हो चुका है। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ, आसानी से कोई सोच भी नहीं सकता। मेरे इशारे पर मौत बरसने लगती है, और अब मैं जो कुछ करने के लिए वापस आया हूँ वो इस पूरे मुल्क को हिला कर रख देगा। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझ में दिमाग नहीं है और मैं हथियारों का खेल जानता हूँ। क्यों? हम्म, खैर छोड़ो। वो भास्कर की ओर पलटा। आओ, ऊपर चलकर तुम्हारी बीवी से मिलते हैं। भास्कर प्रतिवाद नहीं कर सका। वो सब कमरे से निकले और जुलूस की शक्ल में चौड़ी सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। भास्कर सबसे आगे था, उसके पीछे शमशेर राणा, फिर डेमेलो और फिर कमलकांत। यासीन सबसे पीछे था। कमलकांत वहाँ से निकल भागने के मुनासिब मौके की ताक में था, लेकिन ऐसा मौका उसे नज़र नहीं आ रहा था। मेजर सो गया होगा, अंतिम सीढ़ी पर पहुंचकर शमशेर राणा ने पूछा। नहीं, भास्कर चिंतित स्वर में बोला। ऐसा लगता था मानो वो शमशेर राणा के इस सवाल का असली मकसद समझ रहा था। आजकल उसे नींद बहुत कम आती है। वो हम लोगों को यहाँ ठहरे रहने से परेशान और खफा है। कोई नई बात नहीं है ये। वो शुरू से ही झक्की किस्म का आदमी है। मैं आज उसे बहुत बढ़िया नज़ारा दिखाऊंगा। तुम जाकर अपनी बीवी को जगाओ और उसे मेज़र के कमरे में ले आना। शमशेर राणा गलियारे में ठिठकता हुआ बोला। मेज़र का कमरा किधर है? दाईं और आखिरी कमरा है, भास्कर मरी सी आवाज़ में बोला और बाईं ओर चल दिया। बाकी चारों दाईं ओर बढ़े। मेज़र के कमरे का दरवाज़ा बंद था, लेकिन दरवाजे के नीचे से झांकती रोशनी इस बात का सबूत थी कि वो अभी तक जाग रहा था। शमशेर राणा ठोकर से दरवाज़ा खोलकर भीतर दाखिल हुआ। बाकी तीनों ने भी उसका अनुकरण किया। मेजर पिंटो अपनी व्हील चेयर में बैठा हुआ था। उसकी आंखें जल रही थीं। अब वो शमशेर राणा को देखते हुए बोला, तुम्हें इतनी तमीज़ भी नहीं है कि दरवाज़ा अगर बंद है तो खोलने से पहले दस्तक दी जाती है। शमशेर राणा मेजर के सामने आ खड़ा हुआ। हा हा हा, मुद्दत बाद मिले पुराने दोस्त के साथ इस तरह पेश नहीं आना चाहिए मेजर। मैं तुम्हारा पुराना दोस्त हूँ। सुनाओ, तुम्हारी टांगों का क्या हाल है? मेरी टांगों की फिक्र मत करो, मेजर हिकारत भरे लहजे में बोला। तुम कभी भी मेरे दोस्त नहीं रहे हो। तुम बेहद कमीने, मक्कार और खुदगर्ज हो शमशेर। आज मैं जिस हालत में हूँ उसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो। तुमने जीते जी मुझे नर्क में धकेल दिया है। मेजर पिंटो का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। सांसें अव्यवस्थित होने लगी थीं और स्वर तेज होता जा रहा था, मानो वो अपने अंदर बरसों से घुमड़ते गुबार को निकाल देना चाहता था। तुम्हें मेरी मोटर बोट की ज़रूरत थी, क्योंकि उस ज़माने में इतनी तेज़ मोटर बोट बम्बई में कोस्ट पुलिस के पास भी नहीं थी।
तुम्हें मेरे घर की ज़रूरत थी, क्योंकि तुम्हारी शराब स्मगलिंग की गतिविधियों के लिए ये एक बहुत ही महफूज ठिकाना बन सकता था। अपनी इस खुदगर्जी की खातिर तुमने मुझे ब्लैकमेल किया। पता नहीं कहाँ से तुमने सबूत जुटा लिए थे कि गोवा की आज़ादी वाले दिन खुदकुशी करके मरने वाला मेरा बाप देशद्रोही था। वो गोवा का पुर्तगाली शासन में ही रहने देना चाहता था। पुर्तगालियों से मोटी मोटी रकमें लेकर वो लोगों को भड़काकर उनसे प्रदर्शन करवाता था कि उन्हें हिंदुस्तान में शामिल होना मंजूर नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे मरहूम बाप की उस काली करतूत का पर्दाफाश हो और लोग मुझे एक गद्दार का बेटा कहकर मुझ पर कीचड़ उछालें। इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हारी बात माननी पड़ी और मजबूरन तुम्हारे साथ गुनाह की दलदल में फंसता चला गया। काश तुम्हारी ब्लैकमेलिंग का शिकार होने के बजाय मैंने तुम्हारा मुंह तोड़ जवाब दिया होता तो आज मेरी ये हालत नहीं होनी थी। मैं तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहता। आई हेट यू शमशेर, गेट आउट फ्रॉम हेयर। शमशेर राणा के होठ मुस्कुराहट की मुद्रा में खिंच गए। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। मैं देखना चाहता हूँ कब तक बल कामयाब रहते हैं। वो नीचे झुका और मेजर की टांगों पर पड़ा कंबल खींचकर अलग फेंक दिया। मेजर ने पायजामा पहना हुआ था, लेकिन उसके सूखे पैरों और निहायत पतले टखनों से उसकी शक्तिहीन टांगों की हालत का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता था। टांगे तुम्हारी जली हुई लकड़ी जैसी लगती है मेजर, शमशेर राणा बोला। दूर हो जाओ मेरी निगाहों से, मेजर चिल्लाया। वो इतने ज़्यादा गुस्से में था कि उसके हाथ कांपे और उसकी भारी बेल्ट छूटकर नीचे गिरी और फर्श पर लुढ़कती हुई कुर्सी से करीब 3 फुट दूर पहुंच गई। डिमेलो, मेरी बेत उठाओ। डिमेलो आगे बढ़ा, फिर ठिठक कर शमशेर राणा की ओर देखा। शमशेर राणा ने बैत को ठोकर मारकर कुर्सी से 10-12 फुट दूर पहुंचा दिया। मेजर साहब खुद उठाएंगे। डिमेलो, सुना नहीं तुमने? अब मैं तुम्हारा नौकर नहीं रहा मेजर। मेजर, बैत तुम खुद उठाओगे। लेकिन ना तो मैं चल सकता हूँ और ना ही इतने ज़्यादा नीचे झुक सकता हूँ। मेजर के क्रोधित स्वर में विवशता का गहरा पुट था। पड़ी रहने दो। शमशेर राणा के चेहरे पर दिलचस्पी के भाव थे, मानो उसे इस खेल में बड़ा लुत्फ आ रहा था। वो मेजर को इस हद तक मजबूर कर देना चाहता था कि वो मेजर कुर्सी से नीचे गिरकर अपने हाथों और पेट के बल रेंग कर अपनी लाचार टांगों को घसीटता हुआ बैत के पास जाए और उसे उठाकर उसी तरह वापस लौटे। दूसरों की पीड़ा और बेबसी से लुत्फ उठाने वाला ऐसा आदमी कमलकांत ने पहले कभी नहीं देखा था। इससे पहले कि शमशेर राणा अपनी संगदिली का ये नमूना पेश करता, सहसा दरवाजे पर कदमों की आहट हुई और उसने पलट कर देखा। नलिनी धीरे धीरे चलती हुई कमरे में दाखिल हुई। वो नींद से उठकर आ रही थी। उसकी आंखों में से इसका हल्का सा आभास मिल रहा था। वरना उसके बाल संवरे हुए थे। चेहरे पर पाउडर की ताजी लगाई गई परत नजर आ रही थी। आसमानी रंग का जो ड्रेसिंग गाउन वो पहने हुई थी, उसकी डोरी इतनी खींचकर बंधी हुई थी कि उसके शरीर का सारा आकार और गोलाइयाँ साफ नजर आ रही थीं। अब शमशेर राणा का चेहरा भावहीन नहीं था। वो नदीदेपन के ऐसे भाव लिए हुए था मानो किसी बच्चे को मुद्दत बाद अपनी मनपसंद मिठाई दिखाई दी थी और वो जल्दी से उसे चट कर देना चाहता था। भास्कर उल्लू का पट्टा है। उसे ये मामूली नजर आती है। नलिनी उसके पास आकर रुकी और मुस्कुराई। मैं आपको कैसी नजर आती हूँ? शमशेर राणा ने उसके नितंबों पर हाथ फिराते हुए कहा और कमलकांत की ओर देखते हुए कहा, ये बिल्कुल वैसी है कमलकांत जैसे तुमने बताई थी। नलिनी ने पलटकर कमलकांत को इस ढंग से घूरा मानो उसने कभी पहले उसे देखा ही ना था। कमलकांत को नलिनी के चेहरे पर ठीक किसी निहायत घटिया किस्म की बाजारू औरत के से भाव नजर आए और उसने नफरत से गर्दन घुमा ली। उसे डर था अगर वो नलिनी की ओर देखता रहा तो खुद को उसके मुंह पर थप्पड़ जमाने से रोक नहीं पाएगा। नलिनी खिलखिलाकर हंस दी। कमलकांत ने क्या कहा था मेरे बारे में? शमशेर राणा ने पुनः उसके नितंबों पर हाथ फिराया। तुम बहुत धड़ल्लेदार हो। इसने दावा किया था कि अगर मैं तुम्हें देखूंगा तो मेरे छक्के छूट जाएंगे, और मुझे इसके दावे में अभी से सच्चाई नजर आने लगी है। इसे हाथ मत लगाओ। अचानक दरवाजे में खड़ा भास्कर गुर्राया।
ये मेरी बीवी है। बको मत। शमशेर राणा बगैर उसकी तरफ देखे बोला। हाँ, बको मत, नलिनी बोली। तुम्हारी आवाज़ से मुझे बोरियत होती है। भास्कर की हालत ऐसी थी मानो वो अंगारों पर लौट रहा था। वैश्या? मेजर पिंटो गला फाड़ कर चिल्लाया। तू ही इन हरामजादों को यहाँ लाई थी। जिस कमीने के साथ तू बेशर्मी से सटी खड़ी है वो नाली के घिनौने कीड़े से भी बदतर है। उसने असहाय भाव से अपने हाथ ऊपर उठाए। ओ गॉड, ये दिन दिखाने से पहले तूने मुझे मार क्यों नहीं डाला? मेजर, शमशेर राणा कोड़े की फटकार जैसे आवाज़ में बोला। अपनी बेटी और घर आए मेहमानों से इस तरह पेश आया जाता है? तुम्हें तमीज़ सीखनी चाहिए। और नलिनी के पास से हटकर व्हीलचेयर पर के पास खड़ा हुआ। जाओ, बैत उठाकर लाओ। नहीं, मैं चल नहीं सकता। घिसटते तो हो। शमशेर राणा ने व्हीलचेयर की पुष्ट मजबूती से पकड़ी और एक ही झटके में मेजर का अपाहिज जिस्म नीचे उलट दिया। जाओ। मेजर ने अपनी मोटी मोटी उंगलियों वाले हाथ टिकाकर अपना चेहरा फर्श पर टकराने से बचाया। उसकी बेजान टांगें अजीब सी हालत में फर्श पर फैली हुई थी और उसने अपने हाथों के बल पर अपने ऊपरी हिस्से को तनिक ऊपर उठाया हुआ था। उसने अपार विवशता पूर्वक शमशेर राणा की ओर देखा। मैं नहीं जा सकता। तो फिर यहीं पड़े सड़ते रहो। लाचार मेजर ने बारी बारी से शेष व्यक्तियों की ओर याचनापूर्वक देखा। उसका नौकर डेमेलो दीवार से लगा खड़ा छत की ओर ताक रहा था, मानो वहां उसे कोई दिलचस्पी नजर ही नहीं आ रही हो। यासीन ने दोनों हाथ अपनी पैंट की जेबों में घुसेड़े हुए थे और उसका समस्त ध्यान भास्कर पर केंद्रित था, जबकि भास्कर हैरानगी, क्रोध और विवशता के मिले जुले भावों समेत शमशेर राणा और नलिनी को घूर रहा था। और नलिनी, वो यूं मेजर की ओर ताक रही थी मानो फर्श पर पड़ा अपाहिज और बेबस आदमी उसका बाप ना होकर फुटपाथ पर पड़ा कोई भिखारी था। अकेला कमलकांत ही ऐसा व्यक्ति था जो क्रोध और घृणा पूर्वक शमशेर राणा को घूर रहा था। शमशेर राणा पुनः नलिनी के पास जाकर उसे स्वयं से सटाए मुस्कुराने लगा। निराश और असहाय मेजर पेट और कोहनियों के बल बैत की ओर घिसटने लगा। किसी बेबस और लाचार आदमी पर जुल्म की इंतहा थी। कमलकांत और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सका। शमशेर राणा को कोसता हुआ वो अंजाम की परवाह किए बगैर आगे बढ़ा। अगर तुमने इसे हाथ लगाने की गलती की ना, शमशेर राणा बोला, तो कोई और गलती करने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुमने वैसे भी जिंदा नहीं रहने देना है, कमलकांत ने कहा और मेजर को उठाकर वापस कुर्सी में बिठा दिया। फिर वो शमशेर राणा की ओर पलटा। तुम पागल हो, तुम्हें यहाँ नहीं किसी पागल खाने की तन्हा कोठरी में होना चाहिए। और फिर बैंत भी उठाकर मेजर को दे दी। भास्कर, शमशेर राणा नलिनी के जिस्म पर बदस्तूर हाथ फिराता हुआ बोला, इसे बाहर ले जाओ और इसकी छुट्टी कर दो। ये काम यासीन करेगा, भास्कर दृढ़तापूर्वक बोला। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। तुम बाहर ज़्यादा खुश रहोगे, शमशेर राणा नलिनी के शरीर पर हाथ फेरते हुए बोला। फिर उसने नलिनी के कान में कुछ फुसफुसाया तो नलिनी भास्कर की ओर देखती हुई खिलखिलाकर हंस दी। ये बिस्तर में इससे भी ज़्यादा लुत्फ उठाएगी शमशेर राणा, कमलकांत जहर भरे हुए स्वर में बोला। ये तुमसे कम सैडिस्ट और परवर्ट नहीं है। इस जाहिल को बाहर ले जाओ भास्कर, शमशेर राणा ने पुनः कहा। नहीं, हरगिज़ नहीं। एक पल के लिए शमशेर राणा की आंखें सिकुड़ी, जबड़े भिज से गए। फिर उसका चेहरा पत्थर की तरह कठोर हो गया और आंखें बर्फ की डलियां सी नजर आने लगीं। नलिनी के शरीर पर रखे उसके बाएं हाथ से एकाएक इतना कसाव पैदा हो गया कि नलिनी चीख पड़ी, लेकिन इस तरफ उसका कोई ध्यान नहीं था। उसका समस्त ध्यान भास्कर पर केंद्रित था और दायां हाथ अपनी पैंट की जेब में सरक चुका था। भास्कर को भी इसका पूरा पूरा एहसास था। उसने बड़ी बदहवासी से कमरे में इधर उधर निगाहें दौड़ाईं। फिर वो दीवार के सहारे टिके डिमेलो की बंदूक की ओर झपटा, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं सका। शमशेर राणा के हाथ में 45 बोर की वही रिवॉल्वर प्रकट हुई जो कमलकांत ने अमरजीत की वैन में सूटकेस में रखी देखी थी।
भारी रिवॉल्वर के फायर की आवाज़ कमरे में गूंजी और बंदूक की ओर झपटता भास्कर एकाएक यूं झटका सा खाकर गिरा मानो किसी मजबूत दीवार से टकरा गया था। उसके दोनों हाथ अपनी छाती की ओर लपके। तभी दूसरा फायर हुआ। इस दफ़ा गोली उसके पेट को फाड़ती हुई गुजर गई थी। भास्कर के जिस्म को तेज झटका लगा और वो औंधे मुंह नीचे आ गिरा। उसके जिस्म में बने दोनों सुराखों से बहता हुआ खून फर्श को रगड़ने लगा। भास्कर का जिस्म चंद क्षण तड़पा और फिर शांत हो गया। कमलकांत ने शमशेर राणा की ओर देखा। उसका चेहरा पहले की तरह भावहीन नजर आ रहा था। उसके दाएं हाथ में अभी भी रिवॉल्वर थमा था, लेकिन बायां हाथ नलिनी के शरीर पर था। कुछ ही क्षण पहले जो हुआ था उसका जरा भी असर उस पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। इतना कोल्ड ब्लडेड आदमी देखना तो दरकिनार रहा, कमलकांत ने कभी सुना भी नहीं था। निमेलो, शमशेर राणा ने पिस्तौल से भास्कर की लाश की ओर संकेत किया। इस गंदगी को यहाँ से ले जाओ और पुराने घाट पर ले जाना। वही जगह इसके लिए मुनासिब है। डिमेलो शायद वहाँ एक पल भी और ठहरना नहीं चाहता था। वो लड़खड़ाता सा आगे आया और भास्कर की टांगें पकड़कर उसे बाहर घसीटने लगा। कमलकांत ने देखा, इस घटना ने सबसे ज़्यादा मेजर को प्रभावित किया था। वो बेचारा अपाहिज दोनों हाथों से अपना चेहरा ढके बैठा था, और इसके विपरीत नलिनी, जिसे प्रभावित होना चाहिए था, पूरी तरह अप्रभावित थी। पति की खौफनाक मौत पर आंखों में नमी आना तो दूर, उसके चेहरे के बजारू भाव और होठों की मुस्कुराहट तक गायब नहीं हुई थी। मानो भास्कर उसका पति नहीं, गली का कोई पागल कुत्ता था। कोल्ड ब्लडेड बिच, कमलकांत ने मन ही मन कहा। यासीन, शमशेर राणा बोला, हमारे कूच करने में अभी 3 घंटे हैं। कमलकांत को ले जाकर इसका किस्सा ख़त्म कर दो, और हाँ, 2.5 घंटे से पहले मत लौटना। मुद्दत बाद मौज लेने के लिए मनपसंद साथी मिला है। मैं इस मौके के एक एक पल का पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। यासीन ने सहमति सूचक सर हिलाया और कमलकांत की ओर देखा। चलो दोस्त, मैं तुम्हें इस ढंग से शूट करूँगा कि तुम्हें ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होगी। इसलिए गड़बड़ मत करना, वरना तुम्हें भी तड़प तड़प कर मरना पड़ेगा। कमलकांत चुपचाप दरवाजे की ओर बढ़ा। ठहरो, शमशेर राणा ने टोका। कमलकांत ठिठक गया। नलिनी, इसे एक किस दो। शमशेर राणा नलिनी को खुद से अलग करता हुआ बोला, इसने तुम्हारी जो तारीफ की थी, मैं इसे इसका इनाम देना चाहता हूँ। नलिनी फौरन कमलकांत के सामने आ खड़ी हुई। एक पल अपने कूल्हों पर हाथ रखे उसे घूरा और फिर बाहें उठाकर उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम कर नीचे झुकाया और अपने होठों पर और उसके होठों पर चुंबन अंकित कर दिया। कमलकांत को उसके होठ का स्पर्श बेजान निर्लिजा सा महसूस हुआ। उसका रोम रोम नफरत से सुलग उठा और उसने बलपूर्वक उसे ठीक पीछे धकेल दिया। जानते हो उसे क्या कहते हैं? शमशेर राणा ने पूछा। हाँ, कमलकांत हाथ के पृष्ठभाग से अपना मुंह पोंछता हुआ बोला, मौत का चुंबन, और पुनः दरवाजे की ओर बढ़ गया। यासीन पिस्तौल हाथ में लिए ठीक उसके पीछे था। वे दोनों उसी तरह आगे पीछे सीढ़ियाँ उतरकर इमारत से बाहर आ गए। कमलकांत सोच रहा था, बस यही आखिरी मौका था। अगर वो इसे चूक गया तो दूसरा मौका नहीं मिल सकेगा। लेकिन यासीन जैसे पेशेवर और घाघ आदमी से ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि उसके मनोभावों को वो नहीं समझ रहा होगा। किधर चलना है? उसने पूछा। सीधे चलो, पुराना घाट ही ठीक रहेगा, यासीन बोला। और हाँ, अगर कोई गड़बड़ करना चाहते हो तो वहाँ तक जाना बेकार है। कमलकांत कुछ नहीं बोला। जाहिर था कि यासीन पूरी तरह सतर्क था। वो चुपचाप चलता रहा। कोई 100 गज आगे भास्कर की कार खड़ी दिखाई दे रही थी। ये किसकी कार है? कमलकांत ने जानबूझकर पूछा। भास्कर की। मुश्किल से 3 गज पीछे आ रहे यासीन ने जवाब दिया। लेकिन वो तो मर चुका है, अब इसका मालिक कौन है? उसकी बीवी होगी, और कौन है? यानी मेजर की बेटी, कमलकांत बोला। लेकिन उसमें तो मुझे ऐसी कोई बात नज़र नहीं आई कि वो भास्कर की बीवी थी। क्या मतलब? तुम उसे नई ब्याही दुल्हन की तरह सजी धजी देखते, तभी तुम्हें वो बीवी नज़र आनी थी? नहीं,
मैंने वो पहली औरत देखी है जो अपने पति की मौजूदगी की में भी अनजान आदमी के साथ इतनी बेशर्म और बाजारू हरकतें करती नजर आ रही थी। और पति की मौत का खौफनाक नज़ारा देखने के बाद जिसके माथे पर शिकन तक नहीं आई। यासीन हंसा। भास्कर मर चुका है और तुम मरने वाले हो, इसलिए तुम्हें बताए देता हूँ। भास्कर इस लड़की से बेहिंता मोहब्बत तो करता था, लेकिन शादी करके कानूनी तौर पर इसे कोई हक अपने ऊपर नहीं जताने देना चाहता था। जबकि ये लड़की शादी किए बगैर अपनी उंगली भी उसे पकड़ाने को तैयार नहीं थी। इसलिए भास्कर ने कोर्ट मैरिज का खूबसूरत नाटक रचा और इसकी तसल्ली के लिए एक जाली मैरिज सर्टिफिकेट इसे बनाकर भी दे दिया। अजीब बात है, मैंने तो सुना है ये बम्बई में सैकड़ों आदमियों के बिस्तर की शोभा बढ़ाने के बाद भास्कर तक पहुंची थी। तुमने गलत सुना है, ये लड़की ऐसी नहीं रही। तो फिर इतनी बेवकूफ़ भी ये मुझे नज़र नहीं आती कि जाली मैरिज सर्टिफिकेट की बात इससे छुपी ना रह सकी हो। छुपी रही भी नहीं इससे। अब वो कार के पास से गुजर रहे थे। कमलकांत ने अपने और यासीन के बीच का सही फासला देखने के लिए ठिठक कर इस ढंग से गर्दन घुमाई मानो यासीन की अंतिम बात ने उसे चौंका दिया था। क्या मतलब? नाक की सीध में चलते रहो, मतलब भी बता दूंगा। कमलकांत पुनः विवशतापूर्वक चल पड़ा। यासीन सतर्क था और इतने फासले पर था कि उसकी गलत हरकत का आभास पाते ही उसे आसानी से शूट कर सकता था। अब मतलब भी बता ही दो। करीब 1 महीना पहले इस लड़की को भास्कर की चालबाजी का पता चला। या अचानक यासीन के खामोश हो जाने और गोली चलने की आवाज़ सुनाई देने ने कमलकांत को पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर कर दिया। वो ठगा सा देखता रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। यासीन ज़मीन पर पड़ा था और उसके सामने खड़ा था जॉनी मछुआरा। डिमेलो को बांधकर मैंने डिक्की में डाल दिया है और लाश कार के अंदर पड़ी है। इसका क्या करूं? जॉनी धीमे से बोला। एकाएक कमलकांत के मुंह से बोल तक नहीं फूटा। फिर वो फंसी सी आवाज़ में बोला, इसे भी बांध कर कहीं डाल दो। लेकिन तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ हूँ? तुम्हें जोसेफ की बार में पिछवाड़े पहुँचाने के बाद मैं वापस नहीं लौटा था। मोटर बोट को किनारे पर बांधकर मैं बड़े आराम से बैठा इंतजार करता रहा। करीब 1 घंटे बाद जब तुम पहली दफ़ा जोसेफ से मिलकर चले गए, मैं किचन के रास्ते से उसके पास पहुंचा। उसने मुझे बताया कि तुम्हें मदद की ज़रूरत पड़ सकती थी। मैं इसके लिए तैयार था, जानता था तुम देर सवेर यहाँ ज़रूर आओगे। मैं जोसेफ को बताकर मोटर बोट से सीधा यहाँ आ गया और इंतज़ार करने लगा। मैं बीच की साइड में छुपा हुआ था, शायद इसलिए तुम्हें इमारत में दाखिल होते नहीं देख सका। लेकिन जब फायर की आवाज़ सुनी तो इमारत में दाखिल होने का पक्का इरादा करके मैं अपने छुपे रहने के स्थान से निकला। रास्ते में लाश को लाता डिमेलो मुझे मिल गया। मैंने उसकी खोपड़ी पर प्रहार करके उसे बेहोश करने से पहले अंदर की सारी कैफियत उससे पूछ ली और उसका इंतज़ाम करके कार के पीछे छुपकर तुम्हारा बाहर आने का इंतज़ार करने लगा। तुमने दूसरी बार मुझे मौत के मुंह से बचाया है जॉनी। तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे यार, दोस्ती में एहसान नहीं होता, एक दूसरे के काम आया जाता है। तुम दोनों दफ़ा खुदाई फरिश्ते की तरह ऐन वक्त पर मेरी मदद करने पहुँचे हो। मैं एक गरीब मछुआरा हूँ। मेरी नज़र में दोस्ती एक नायाब चीज़ है जो बड़ी खुशकिस्मती से लोगों को हासिल होती है, और मैं भी कम खुशकिस्मत नहीं हूँ। मुझे तुम्हारी दोस्ती पर फ़क्र है जॉनी। कमलकांत बोला। अब तुम फटाफट इसके हाथ पैर बांधकर इसे भी कार में पटको और मुझे शहर पहुंचा दो। वक्त बहुत कम है। मैं विमल वर्मा से मिलना चाहता हूँ। जॉनी ने बड़ी बेरहमी से यासीन के हाथ पैर बांधकर उसे कार की अगली सीट पर पटका। फिर दोनों तेज़ी से चलते हुए वहाँ पहुँचे जहाँ जॉनी की मोटर बोट मौजूद थी। दोनों उसमें सवार हुए और शहर की ओर रवाना हो गए। कमलकांत शिवोली होटल की लॉबी में दाखिल हुआ। रिसेप्शन काउंटर पर मौजूद गुआनी युवक ने उबासी लेते हुए उसकी ओर देखा। फिर 3-3 हत्याओं के फरार मुजरिम के रूप में उसे पहचानते ही उसके आंखें आतंक से फट पड़ी। तु, 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 तुम तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, वो हकलाता सा बोला। कमलकांत काउंटर पर तनिक आगे झुक गया। विमल वर्मा किस कमरे में है? युवक ने गूंगे की भांति सहमति पूर्वक सर हिला दिया। कमरे का नंबर बताओ।
लेकिन नंबर बताओ। 21 नंबर, सेकंड फ्लोर। कमलकांत काउंटर पर थोड़ा और आगे झुक गया। तुम्हारी सूरत पर साफ साफ लिखा है कि तुम मुझे पहचान गए हो। वो अपने चेहरे पर हिंसक भाव लाता हुआ कठोर स्वर में बोला, कान खोल कर सुन लो। अगर मेरी यहाँ मौजूदगी के बारे में तुमने पुलिस को इतला दी तो मैं चौथा खून तुम्हारा कर डालूंगा, समझे? युवक का पहले से पीला पड़ा चेहरा और भी ज़्यादा पीला पड़ गया। मैं कुछ नहीं करूँगा। कमलकांत ने खौफनाक निगाहों से उसे घूरा और वहाँ से हट गया। वो सीढ़ियों द्वारा सेकंड फ्लोर पर पहुंचा। 21 नंबर कमरे के दरवाजे से कान सटाकर सुनने की कोशिश की, लेकिन अंदर से किसी किस्म की आवाज़ आती नहीं सुनाई दी। उसने धीरे से दस्तक दी। कौन है? अंदर से विमल वर्मा का स्वर उभरा। कमलकांत। विमल वर्मा ने दरवाज़ा खोला। उसके कपड़ों से लगता था कि वो या तो कुछ देर पहले बाहर से लौटा था या फिर बाहर जाने वाला था। कमलकांत ने अपने हाथ सर से ऊपर उठा लिए। विमल वर्मा प्रश्नात्मक निगाहों से उसे घूरता हुआ पीछे हटा। अंदर आओ। कमलकांत उसी तरह हाथ उठाए भीतर दाखिल हुआ। विमल वर्मा ने दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया। अपनी तसल्ली के लिए तुम मेरी तलाशी ले सकते हो, मेरे पास कोई हथियार नहीं है। हैंड्स डाउन, विमल वर्मा ने कहा और कमलकांत ने हाथ नीचे गिरा दिए। मैं तुमसे बात करने आया हूँ। आई वांट इमीडिएट एक्शन। किस सिलसिले में? शमशेर राणा के बारे में। मैं सीधा चौथे टापू से आ रहा हूँ। वो वहीं मेजर पिंटो के निवास स्थान पर मौजूद है। विमल वर्मा ज़रा भी हैरान प्रतीत नहीं हुआ। तुमने उसे देखा था? हाँ। मेरे पास किस लिए आए हो? अभी भी ये बताने की ज़रूरत बाकी है? मैं तुम्हें एक ऐसे अपराधी के बारे में टिप दे रहा हूँ जो बम्बई के अपराध जगत का बेताज बादशाह रह चुका है, जो 5 साल तक देश से गायब रहा और अब चोरी छुपे ढंग से एकाएक वापस आ लौटा है और गोवा के किसी सुनसान सागर तट पर पनडुब्बी द्वारा पहुंचाया गया है। विमल वर्मा सामान्य स्वर में बोला, इन तमाम बातों की जानकारी मुझे भी है। कमलकांत बुरी तरह चौंका। फिर भी तुम यहाँ आराम से बैठे हो? विमल वर्मा ने मेज पर पड़े पैकेट से सिगरेट निकाल कर जलाई। हाँ, क्योंकि हम अभी उस पर हाथ डालना नहीं चाहते। कमलकांत ने असमंजसता पूर्वक उसे घूरा। तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से ही काफ़ी बवंडर मच चुका है। अचानक विमल वर्मा कठोर स्वर में बोला, गनीमत सिर्फ इतनी रही कि हालात को हमने काबू से बाहर नहीं होने दिया, लेकिन अगर तुम बाज नहीं आए और अब कोई अड़ंगा डालने की कोशिश की तो इंस्पेक्टर डिसूजा को तुम नहीं, तुम्हारी लाश मिलेगी। मैं तुम्हारे मोटे भेजे में बिठाने की कोशिश करता हूँ कि तुम्हें बाज आ जाना चाहिए। सुनो, हम 2 महीने से जानते हैं कि शमशेर राणा वापस आने वाला था। इस बात की जानकारी भी हमें थी कि वो कराची से गोवा आएगा और हम तभी से ऐसा ग्राउंड बनाने की कोशिश करते रहे कि गोवा पहुंचने के बाद उसे ना तो किसी किस्म का संदेह हो और ना ही उसे किसी दिक्कत का सामना करना पड़े। हम चाहते थे वो यहाँ पहुँचने के बाद खुद को पूरी तरह महफूज समझता रहे, कोई परेशानी उसके सामने ना पैदा हो। लेकिन ऐन वक्त पर बास्को की हत्या हो गई और तुम उस चक्कर में फंस गए। फिर फ़ौरन बाद ही पीटर की हत्या का मामला सामने आ गया। उसके चेहरे पर कड़वी मुस्कुराहट पैदा हुई। तब मजबूरन मुझे सामने आना पड़ा। मैं नहीं चाहता था कि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो ताकि शमशेर राणा के आदमी घबरा जाए और वो शमशेर राणा का प्रोग्राम मुलतवी कर दे। इसका मतलब है पीटर की हत्या की तफ्तीश महज एक बहाना थी? हाँ,